जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास की अध्याय 2 के बारे में। हमने अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां बहुत ही अच्छी तरीके से 5 भाग में हमने छोटे-छोटे भागों में कंप्लीट कर लिया है। तो उनको अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पाँचों भाग वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 2 की। जो हमारा अध्याय 2 होने वाला है राजा, किसान और नगर। यानी कि दोस्तों राजा, किसान और नगर ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम थोड़ा दोस्तों पाठ से अनुमान लगाएं तो दोस्तों राजा आप जानते हो कि शासक वर्ग जो भी होता है वो राजा, और किसान आप जानते हो जो खेती करते हैं और जो कृषक वर्ग होते हैं, और नगर जो दोस्तों बहुत जहाँ पर दोस्तों अत्यधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर दोस्तों नगर। तो इनके बारे में देखा जाए तो हमारे को कोई फिक्स अनुमान नहीं लग रहा है कि किसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस अध्याय की राजा, किसान तथा नगर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहले पार्ट में भी बात की थी ईंटें मनके तथा अस्थियां में, उसमें भी बताया था आपको ईसा पूर्व और ईसवी। हमने बात की थी दोस्तों ईसवी और ईसा पूर्व क्या है। तो ईसा पूर्व का मतलब तो ये है कि दोस्तों जो ईसा मसीह है उनके जन्म से लेकर जो अब तक जो चल रहा है वो तो है दोस्तों ईसवी। और उनके जन्म से पहले के जो जो वर्ष गिने जाते हैं वो दोस्तों ईसा पूर्व में होते हैं। अगर इनको हमारे को साल में कन्वर्ट करने हैं, जैसे कि दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व, इसे हमें दोस्तों साल में कन्वर्ट करने हैं कि कितने साल हुए। तो जो अभी वर्तमान जो चल रहा है उसमें आप ऐड कर दोगे तो दोस्तों वो साल में हो जाएगा कि इतने साल पुरानी है। तो देख सकते हो जैसे कि दोस्तों ये उनका जन्म है, तो यहाँ से दोस्तों 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, और इधर दोस्तों 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, इस तरह से सन है। उसी तरह से हम चर्चा करें यहाँ पर तो दोस्तों वो सेम बात है। यहाँ पर 20 यानी दोस्तों ईस्वी और ईस्वी यानी दोस्तों ईस्वी पूर्व और ईस्वी, जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग ईस्वी पूर्व के 600 ईस्वी लगभग यानी 1200 साल, यानी कुछ उसमें ऐड कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट साल पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं परिचय के बारे में कि इसमें क्या क्या शुरुआत अच्छी तरीके से की गई है उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हमने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन का बहुत ही सारा कारण जाना था कि किस तरह से सिंधु घाटी नदी का जल बदलता है, यानी दोस्तों बहाव क्षेत्र बदलता है, बाढ़ आ जाता है, उस तरह से हमने चर्चा की। उसमें आप अच्छी तरीके से समझ लेना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या होता है दोस्तों, भारतीय प्राचीन इतिहास में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारों की नई सभ्यता उभरी है, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस समय ऋग्वेद भी लिखा गया है। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन इतिहास में दोस्तों सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे की सभ्यता उभरी है, ये दोस्तों वैदिक काल है, और दोस्तों इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद भी इसी समय लिखा गया था नदियों के किनारे। उत्तर भारत में दक्कन का पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई दोस्तों, यानी कि खेती अस्तित्व में आई वहाँ पर। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर भारत, दक्कन का पठार क्षेत्र जैसे, और दोस्तों कर्नाटक में उपमहाद्वीप क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दक्कन यानी दोस्तों दक्षिण दक्षिण और जो दक्कन का जो क्षेत्र है, यानी दक्कन और दक्षिण भारत, यानी दोस्तों जो जैसे दोस्तों ये भारत है तो इसका ये दक्षिण भाग, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि दक्कन या दक्षिण भारत में के क्षेत्रों में चरवाहा भूमि यानी दोस्तों चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे दोस्तों ये भारत है, जो हमारे दक्षिण स्थान है, यहाँ पर दोस्तों चरवाहा का जो बस्तियाँ हैं, चरवाहा बस्तियाँ हैं जो चराते हैं पशु पक्षी, यानी दोस्तों पशुओं को जो चराते हैं वहाँ की बस्तियाँ, उनके प्रमाण मिलते हैं। ईस्वी पूर्व यानी दोस्तों ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी यानी दोस्तों 1000 साल पहले के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के बारे में नए तरीके भी सामने आए हैं। यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व जो वहाँ के जो मध्य और दक्षिण भारत में दोस्तों शवों के अंतिम संस्कार और दोस्तों नए तरीके सामने आए हैं, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं दोस्तों। और कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहों से बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया। यानी दोस्तों उनके साथ उपकरण, जैसे दोस्तों एक कब्र है तो इनके साथ जो आदमी को दफनाएंगे और इनके साथ जो इनकी बुनियादी चीज़ें हैं उनको भी दफनाएंगे, क्योंकि ये पुनर्जीवन में विश्वास रखते थे। उसी तरह से हम बात करें प्रिंसेप और दोस्तों पियदसी क्या है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बिंदु। प्रिंसेप और पियदसी क्या है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, यानी दोस्तों प्रिंसेप का मतलब तो
जेम्स प्रिंसेप से है दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है, ने 830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला है दोस्तों। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने, यानी दोस्तों निकाल लिया। आरंभिक काल यानी दोस्तों आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी लिखा है, यानी कि दोस्तों उसने पता लगाया कि जो अधिकतर जो अभिलेख हैं, अधिकतर जो सिक्के हैं, उन पर क्या लिखा है दोस्तों? पियदसी। अब ये पियदसी का अर्थ क्या निकालता है उसमें देखो दोस्तों, कि दोस्तों पियदसी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि सुंदर दिखने वाला राजा। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा है, यानी कि दोस्तों पियदसी का सीधा सा मतलब हम समझे तो ये किससे है दोस्तों? अशोक से है। किससे है दोस्तों? अशोक एक वहाँ का शासक था, जिसे अशोक, हम इसके बारे में और अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अशोक कौन था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक, यानी दोस्तों अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था, यानी दोस्तों सबसे प्रसिद्ध शासक बौद्ध धर्म के अनुसार कौन था दोस्तों? अशोक है। इस और हम देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर चित्रों के माध्यम से देख सकते हो कि अभिलेख किस तरह से वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वहाँ के अभिलेख, यानी दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में हमारे को वहाँ पर अभिलेख मिले, जिसकी जानकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा लगाई गई थी। पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है, यानी दोस्तों पत्थर या धातु मिट्टी के बर्तन थे, उन पर जो लेख, यानी दोस्तों उस पर जो उत्कीर्ण किया गया था, खोदा गया था, उसे दोस्तों अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से याद रखना। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे, उनमें उन लोगों की उपलब्धियों, यानी दोस्तों उन लोगों की उपलब्धियों, उनके द्वारा किए गए जाने वाले कार्य तथा विचारों को लिखा गया, यानी दोस्तों जो लिखवाता है उन्हीं के बारे में वो अच्छी तरीके से वहाँ पर उस अभिलेख में वहाँ पर उसका वर्णन करवाता है। अधिकतर अभिलेख राजाओं के कार्यकाल, यानी दोस्तों कार्यकलाप और विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं पर दिए गए दान, यानी दोस्तों जो वो राजा कार्य करते थे, विजय प्राप्त करते थे अभियान पर, और दोस्तों धार्मिक संस्थाओं में दिए गए जो दान थे उनका ब्यौरा वहाँ पर देते थे, उनका विवरण, ब्यौरा का मतलब है दोस्तों विवरण वहाँ पर देते थे। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण का तरीका, यानी दोस्तों निर्माण की तारीख भी मिली है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में, यानी दोस्तों प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी, यानी दोस्तों आम जनता की भाषा कौन थी दोस्तों? प्राकृत। इसके अलावा तमिल, यानी दोस्तों तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर दोस्तों? हमने बात की कि वहाँ पर जो राजा द्वारा खुदवाए जाते थे उनमें हमारे को देखने को मिलते हैं। अब ये आरंभिक राज्य क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आरंभिक राज्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली, यानी दोस्तों परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, यहाँ पर नगरों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, सिक्कों का विकास हो गया दोस्तों, और बौद्ध और जैन धर्म की जो दार्शनिक विचारधाराएं थी, विचारधाराओं का विकास वहाँ पर होने लगा। इसलिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी कि दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि महाजनपद क्या है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे महाजनपद के बारे में। तो आरंभिक ग्रंथों में हमारे को महाजनपद नाम से दोस्तों 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 16 राज्यों का उल्लेख हमारे को महाजनपद के नाम से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, पहले जनपद क्या होता है? जनपद क्या होता है दोस्तों? जन और यानी पद, इसका मतलब हम समझे कि एक जैसे जन है दोस्तों, जैसे वहाँ पर पेड़ रख दिया, जैसे दोस्तों एक पेड़ रख दिया, यहाँ पर रहने लग गया, फिर थोड़ी बहुत और बस्तियाँ बसा ली, तो ये हो गया दोस्तों जनपद। और इसने अत्यधिक विस्तार कर लिया तो वो है दोस्तों महाजनपद। इस तरह से यहाँ पर इसका मतलब है दोस्तों जनपद, जहाँ लोग आकर बस गए, यानी दोस्तों जहाँ लोग आकर बस गए, ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते थे, यानी दोस्तों निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों? जनपद। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनपद महाजनपद, इन दोनों को भी आपको अच्छी तरीके से रखना है। तो दोस्तों आज हमारा अध्याय जो हमने शुरुआत की थी अध्याय 2 के बारे में, राजा, किसान तथा नगर, तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत की है और अच्छी तरीके से इसकी और नई नई क्लासें आती रहेगी। तो तब तक के लिए इसको पढ़िए और अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सीधा आप आंसर लिखने स्टार्ट कर दोगे। इसी तरीके से आपको करवाया जाएगा। PDF बहुत ही अच्छी है, प्राप्त करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल अपनी ज्ञानधारा से जुड़िए, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।